हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस घटना में एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रचती है। इतना बड़ा ड्रामा भी करती है कि ताकि किसी को शक ना हो कि इस हत्याकांड में उसका हाथ है। लेकिन उसकी कुछ छोटी-छोटी गलतियाँ जो उसको सलाखों के पीछे ले गईं और उसको पकड़वाने में मदद की। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उस पूरे घटनाक्रम को जानते हैं। 28 जून 2016 को सूरत के एक बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी होते हैं जिनका नाम दीपेश जरीवाला होता है। इनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी। इनकी 2 वर्ष पहले शादी भी हो चुकी थी। इनकी 2 साल की एक बच्ची भी है। इनकी पत्नी जिनका नाम विल्शा होता है वो इनके साथ ही रहती थी और ये अपने माता-पिता, अपनी पत्नी और अपने बेटी के साथ रहते थे। 28 जून 2016 को इनकी हत्या हो जाती है। इनकी पत्नी घर में से बाहर निकलती हैं। बाहर निकलने के बाद रोड पर चिल्लाने लगती हैं। तो जो कॉलोनी के लोग होते हैं वो सब लोग अंदर आते हैं। वो लोग देखते हैं कि दीपेश जरीवाला की हत्या कर दी गई है। पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस आती है और बॉडी जो होती है पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। पुलिस अपनी तरीके से पूछताछ करती है और जो इसकी पत्नी होती है विल्शा, वो इतना ज्यादा रोती थी कि रोते रोते वो बेहोश तक हो जाती थी। कोई भी फैमिली मेंबर उससे मिलने आता था, कोई भी मिलने आता था तो वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाया करती थी। तो पुलिस को 1% भी उस पर शक नहीं हुआ और पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी कंडीशन नहीं थी कुछ भी बताने लायक। अब पुलिस के पास ऐसा सबूत भी नहीं था कि जो उससे वो पूछताछ कर सके। जब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक होती है तो पुलिस उससे पूछताछ पूछती है कि सारा घटनाक्रम क्या था और कैसे इनकी हत्या हुई और जिस टाइम दीपेश जरीवाला की हत्या हुई तुम कहाँ थी। वो बता दें 28 जून को हम लोग किसी के यहाँ डिनर पार्टी में गए थे और वहां से आने के बाद मैं अपने रूम में चली जाती हूँ और जो दीपेश होते हैं वो नीचे नीचे जो पार्किंग की लाइट ऑन रह जाती है उसको ऑफ करने जाते हैं। वो कहती है कि मैंने दीपेश को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। उनका करीब आधा घंटे तक पता नहीं चलता है तो खुद जाती है नीचे देखने के लिए। जब ये जाती है तो देखती है आदमी होते हैं जिनका मुंह पूरी तरीके से ढका हुआ होता है, उनके हाथ में चाकू होता है, वो दीपेश के गर्दन पर चाकू रखे रहते हैं और वो अंदर आ रहे होते हैं। आने के बाद वो मुझे और मेरी बेटी को बाथरूम में बंद कर देते हैं और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। पुलिस उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। वो बताती है कि जब वो सब चले जाते हैं और किसी तरह की कोई आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने अपने बाथरूम का जो गेट था उसको तोड़ के मैं बाहर आई क्योंकि जो उनका बाथरूम का गेट होता है वो कांच का होता है। जो वो बता रही थी उसकी बातें और जो घर की कंडीशन थी उस टाइम थोड़ी मैच कर रही थी तो पुलिस को इस बात पर शक नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था और पुलिस बहुत ही गहनता से इस पर जांच कर रही थी कि कौन कातिल है, कौन जानने वाला है, किसने हत्या की, क्यों की, इन सभी कारणों पे वो जांच कर रही थी। पुलिस पता लगाती है कि जो इनके रिश्तेदार होते हैं जो सूरत में इनकी कॉलोनी के आसपास या सूरत में इनके आसपास रहते हैं वो उस दिन कोई भी नहीं थे और जो इनके माता पिता हैं वो विदेश चले गए थे किसी कारण से। घर पे यही तीनों थे अकेले। उसके अलावा जो उसकी पत्नी कहती है कि जो नीचे की लाइट थी उसको बंद करने दीपेश नीचे गए हुए थे, लेकिन जो एक स्विच था वो फर्स्ट फ्लोर पे ही था और वहां से ही नीचे की लाइट ऑफ हो जाती थी। पुलिस को यहाँ से भी थोड़ा सा उस पर शक हुआ। या उसके बाद उसकी जो तीसरी बात थी उसने कहा कि घर में आने के बाद इसको बाथरूम में लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद वो घर में चोरी करते हैं, सारा सामान चुराते हैं और दीपेश की हत्या करते हैं। तो पुलिस देखती है कि घर में कोई दरवाजा या कोई भी चीज तोड़ी नहीं गई थी, जबरदस्ती घुसा नहीं गया था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई इनका इंतजार कर रहा था सारे दरवाजे खिड़कियां खोलकर। तीसरी बात वो बताती है कि दीपेश के साथ मारपीट भी की गई, लेकिन दीपेश के बॉडी पर कोई मारपीट के निशान नहीं थे। उसका जो चश्मा लगा था वो वैसा का वैसा ही था और जो दीपेश के पास उसके कार्ड थे, मोबाइल था और जो उसके ज्वेलरी थी, कुछ भी उसके शरीर से गायब नहीं था। तो पुलिस को यहाँ से ही शक होता है और वो इसी शक के उस पर विल्शा को बुलाती है कस्टडी में। बुलाने के बाद उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा मामला खुलकर आता है। वो बताती है कि हाँ उसने ही
अपने पति की हत्या करवाई है। उसका शादी से पहले एक लड़के सुकृतु के साथ अफेयर था और वो उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ना मेरे परिवार वाले तैयार थे और ना उसके। तो इसलिए दोनों की अलग-अलग शादियां हो जाती है, लेकिन शादी के बाद दोनों मिलते थे, बातचीत करते थे और दोनों एक साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। तो इसलिए दोनों ने मिलकर ये पूरा हत्याकांड रचा। पुलिस ने जब विल्सा से पूछा कि ठीक है, अगर तुमको साथ ही रहना था तो तुमने दीपेश की हत्या क्यों की? तुम तलाक लेकर भी अलग रह सकती थी। तो बताती है कि मैं तलाक ले लेती, लेकिन मुझे वो पैसा नहीं मिलता, वो शोहरत नहीं मिलती। तो इस वजह से हम दोनों ने प्लान बनाया कि अगर हम इसकी हत्या कर देंगे तो सारा पैसा हमें मिल जाएगा। उसके बाद वो उस पूरे हत्याकांड का खुलासा करती है। वो बताती है कि उसने मेन डोर खोल रखा था और क्योंकि वो रोज़ था, वो घर आता जाता था, तो उसके घर की सारी चीजें उसको पहले से ही पता थी। ऐसे ही ये डिनर करके घर आते हैं। घर आने के बाद जैसे दीपेश अपने रूम में आराम करने जाता है, वो घर में एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद उसकी हत्या करते हैं और हत्या जब कर रहे थे तो ये खड़ी होकर अपने पति की हत्या को होते हुए देख रही थी, जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं जाती हैं। वो सुकृति से पूछती है कि क्या इसकी सांसें थम गई हैं? तो वो कहता है कि हाँ, अब इसकी सांसें थम चुकी हैं। उसके बाद ये अपनी ज्वेलरी, घर में जितना सामान था गोल्ड का, सब उसको दे देती है और देने के बाद उसको वहां से भगा देती है और फिर कुछ टाइम बाद बाहर जाके शोर मचाने लगती है। जब पूरा हत्याकांड सभी के सामने आता है तो हर कोई हैरान था कि वो पत्नी जो दहाड़े मार मार कर रो रही थी और इतना रोते रोते वो बेहोश तक हो जाती थी, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने पति को मरवा सकती है, किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सत्य यही था कि उसने ही अपने पति की हत्या करवाई। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।